नमस्कार दोस्तों, आज पूरे विश्व में विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। अब आपको अजीब लगेगा कि महासागरों का भी दिवस, मित्रों ये बहाने हैं। इसी बहाने से हम लोग कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं, उनको दोहरा लेते हैं और उनको सामने रख के अपने अतीत को भी दोहरा लेते हैं साथ अपने वर्तमान ज़िंदगी में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको भी थोड़ा सा विचाराधीन रख लेते हैं। तो मित्रों, इसलिए आज का दिन जब तय हुआ कि विश्व महासागर दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाए, तो मूल उद्देश्य यही था कि आज सागर के सामने, समुद्रों के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्रदूषण की चुनौतियां हैं, जो वहाँ पर बढ़ती हुई जो जल सेनाओं की चुनौतियां हैं, और जो जल के भीतर जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण की बात है, और जल के भीतर जो छुपी हुई अपार संपदा है खनिजों के रूप में, उनके संरक्षण की बात है। सारे एक सवाल इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि सागर का महत्व, समुद्र का महत्व आज और भी बढ़ गया है। मित्रों, आपने वो फिल्मी गीत भी सुना होगा कि नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अब ये अथाह एक अनंत कथा है। कब शुरू हुई थी, सागर कब अस्तित्व में आए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कमायनी अगर आपको याद हो जयशंकर प्रसाद की, तो वो शुरुआत यहीं से करते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। मित्रों, ये कहानी बहुत लंबी है और पौराणिक आख्यानों में जाएंगे तो सागर मंथन हमारे पास एक ऐसी कथा है जिसका ओर छोर जो है ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सागर मंथन की कहानी में बहुत सारे प्रतीक हैं, और उस मंथन से क्या क्या रत्न समुद्र में से निकले, वो भी इस बात के साक्षी ज़रूर हैं कि इन सब बातों की चर्चा तो थी जब सागर मंथन हुआ था, या ये कथा पौराणिक या पुराणों में इस कथा का वर्णन हुआ था, तब भी सागर का महत्व जो है वो उजागर हुआ था। मित्रों, इस समय पूरे विश्व में 5 महासागर हैं जिनकी चर्चा होती है। उनमें प्रशांत महासागर है, फिर हमारा हिंद महासागर है, देन ये अटलांटिक महासागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर है, और दक्षिणी ध्रुव महासागर है। अब इनकी अपार गाथाएं हैं, और अब तो यह है कि अब इसकी जो समुद्री जो सीमाएं हैं वो भी तय हो गई हैं कि भारत की समुद्री सीमा यहाँ तक है, उसके बाद दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाएगी। सागर एक है, लहरें वही हैं, जल वही है, जल का तत्व वही है, और नीचे रहने वाले जंतु, उन पर कोई पाबंदी सीमाओं की नहीं है। लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। अब ज्यों-ज्यों नभ सेना के साथ साथ स्थल सेना और उसके बाद जल सेना की जो एक अस्तित्व जल सेना का सामने आता है, तो लगभग हर देश के पास छोटी मोटी, बहुत बड़ी या छोटी मोटी जल सेना है। और वो जो नेवी का जो एक अपना स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। और अब समुद्री जहाज़ों पर विमानों को भी उतारा जा सकता है, वहाँ से विमान उड़ान भी भरते हैं, अर्थात समुद्र की छाती का जो प्रयोग है वो आकाश में उड़ने के लिए भी किया जाता है, और किसी भी स्थल पर पहुंचने के लिए भी किया जाता है। और मित्रों, समुद्र सिर्फ ये नहीं है कि इनमें सिर्फ जल सेनाएं ही, उनके स्टीमर ही तैरते हैं। ढेरों कहानियां हैं और ढेरों इसके उपयोग हैं, और फिल्मों में इसको अलग अलग ढंग से अपनाया गया है, अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है। आपको याद हो कि अभी कुछ वर्ष पहले तक टाइटैनिक एक ऐसी गाथा थी, टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म थी जिसके माध्यम से सिर्फ ये है कि टाइटैनिक का स्वरूप वो समुद्र के बीच में कैसे समा गया, और समुद्र विशाल ने कैसे उसको अपनी आगोश में ले लिया, और उससे कितनी ही कहानियाँ समुद्र की गोदी में समा गई, समुद्र के साथ ही समुद्र के बीच में दफन हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पूरा जो समग्र स्वरूप है वो सागर से बंधा हुआ है, सागर से जुड़ा हुआ है। और मित्रों, इसलिए
इन चीज़ों को याद कर लेना, चुनौतियों को याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। 1952 में पहली बार ये विश्व महासागर दिवस की परिकल्पना चली थी, रियो डी जेनेरो, वहाँ पर के जो सम्मेलन जो बहुत चर्चा में रहा, वहाँ पर ये इस बात का फ़ैसला हुआ था कि ऐसे विश्व महासागर दिवस मनाया जाना चाहिए। और वर्ष 2009 से नियमित रूप में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, कभी कभी इन्हें परख लिया करें। अब ये निस्सीम होते हैं, इनकी सीमाएं कहाँ तक हैं आपको सही आकलन सिर्फ किताबों से या ग्राफ के ज़रिए तो समझ में आ सकता है, लेकिन आपकी नज़र जो है वो जल्दी ना तो उसको भांप सकती है, ना नाप सकती है, और इसलिए उसको अथाह भी कहा गया है, उसको अनंत भी कहा गया है। उसको उसकी गहराइयों को नापना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सागर वो प्राकृतिक सागर नहीं रहे जिनकी परिकल्पना एक मिथक के रूप में हमारे पौराणिक आख्यानों में होती थी। अब सागरों का स्वरूप बदल गया है और सागरों से जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या है। अब जल प्रदूषण जो है वो एक बड़ा ख़तरनाक रूप ले रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार पनडुब्बियों में या कई बार समुद्री जहाज़ों में से विषैले कण जो है उनका रिसाव होता है, और वो रिसाव सबसे पहले हमला करता है समुद्र में जीने वाले जीव जंतुओं के ऊपर। और ये जो एक अजीब संकट पूरी की पूरी सृष्टि के सामने कई बार खड़ा हो जाता है, तो मित्रों उसके संदर्भ में इस बात को याद करना चाहिए कि सागरों की अपनी एक अस्मिता है, अपनी पहचान है, अपनी संवेदना है, और उनको भी उतनी ही ज़्यादा स्वाधीनता और खुली हवा चाहिए, खुला वातावरण चाहिए, खुली एक प्रकार से जो सीमाएं चाहिए जिन अपने जल जंतुओं के साथ अपने आबाद गति से बहते हुए प्रवाह के साथ वो चलते रहें, उनका अस्तित्व बना रहे। और मित्रों, ये सबसे बड़ी बात यह है कि सागरों का अस्तित्व जो है वो नदियों पर भी है, और नदियों का अस्तित्व पहाड़ों पर है। और अब ये सारा का सारा एक सर्कल ऐसा बन गया है, एक चक्र ऐसा बन गया है, जिस चक्र में सागर जो है वो सृष्टि का एक अभिन्न अंग है, और इसी स्वरूप में हमारे सामने आता है। तो मित्रों, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें इसी बहाने से अपने समुद्रों को, उनमें छिपी हुई संपदा को और उनके महत्व को याद कर लेना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं सुराम सेतु की चर्चा भी करना चाहूँगा। आप फिर कहेंगे कि ये पौराणिक आख्यान है या ये प्राचीन ग्रंथ हैं जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन मित्रों, इतिहास एक लंबे अरसे तक मौखिक रहा है, और वो मौखिक परंपरा में हमारे सामने हो सकता है, संभावना इस बात की हो सकती है कि वो ज़्यादा प्रामाणिक हो, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ों का जुड़ाव ना हुआ हो। इसी संदर्भ में मैं राम सेतु का जिक्र भी करना चाहूँगा। वह पुल जो भारतीय सीमा क्षेत्र से श्रीलंका के लिए बना था, उसका अस्तित्व आज भी है। और इस बात को प्रमाणित किया है नासा ने भी किया है, और अनेक उपग्रहों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि अगर आप उसको सही मानते हैं, उस प्रागैतिहासिक आख्यान को आप प्रामाणिक मानते हैं, तो आपको इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नकारने पर ही तुले हुए हैं कि इस तरह की कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं थी, तो ये बात अलग है। लेकिन मित्रों, आप ये मान कर चलिए कि जो भी कथानक हमारे पौराणिक आख्यानों से पहले अस्तित्व में आए, जैसे रामायण है, महाभारत है, उनका सिर्फ आप उनको फिक्शनल स्वरूप देकर नहीं जी सकते। उनका कुछ न कुछ स्वरूप था, और उसके बाद फिक्शन जो है उसमें एडिशंस, अल्ट्रेशंस होती गई, उनको फिक्शन का स्वरूप दिया जाता रहा। सृजनशीलता के क्रम में उनको अलग अलग स्वरूपों में प्रस्तुत भी किया गया। लेकिन ये चीज़ें थी, किस रूप में थी, मूल रूप में, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन जब तक हम वादों विवादों से उबरने की अपनी जो प्रवृत्ति को ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक हम इन चीज़ों से, पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक इन विषयों पर विचार करना संभव नहीं होगा। और इसी संदर्भ में मैं आपसे ये ज़रूर आग्रह करूँगा कि कभी कभी इनका अध्ययन करें,
कभी कभी इनको देखें, ये पांचों सागरों का अस्तित्व क्या है। और हमारी बहुत सारी ज़िंदगी के हिस्से जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें, हमारा जो अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग नस्लों में हमारी विद्यमानता, वो इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करती है कि सागर के बिना हमारा अस्तित्व उतना ही अधूरा है जितना कि सूर्य की रोशनी के बिना। शुक्रिया।